गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो हम पढ़ रहे थे, पिछली कक्षाओं में हमने जो पढ़ाया आज नया बिंदु स्टार्ट करेंगे, जन संघर्ष और आंदोलन। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था व्यापार और भूमंडलीकरण, तो वो बिंदु हमारा पूरा हो गया था, पाठ खत्म हो गया। इसके बाद नया चैप्टर चलेगा अपना जन संघर्ष और आंदोलन। तो देखो आप सभी जानते हो जन संघर्ष क्यों किए जाते हैं। जनता की मांग, जब सरकार या कोई उन पर शासन करने वाला व्यक्ति या अपने अधिकार उनको नहीं मिल पाते तो उनके विरोध में जनता आंदोलन करती है, संघर्ष करती है। तो इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो ये जन संघर्ष और आंदोलन किस में चलता है? ये लोकतंत्र में चलता है। किसमें? लोकतंत्र। अब लोकतंत्र क्या होता है कि जनता के लिए चुना हुआ प्रतिनिधि लोकतंत्र कहलाता है। जनता अपना नेता स्वयं चुनती है, और राजतंत्र में जनता अपना नेता स्वयं नहीं चुनती। क्या होता है? वो पद वंशानुगत होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र क्या है? तो देखो लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसा शासन जो लोगों का शासन हो, यानी जनता का शासन हो और लोगों के लिए हो, और लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार का शासन। यानी कि कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन क्या कहलाएगा? लोकतंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लोकतंत्र। तो ये लोकतंत्र का अर्थ हो गया। अब देखो क्या है कि बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जहाँ पर जनता का शासन नहीं होता, वहाँ पर राजतंत्र होता है। तो जनता वहाँ पर आंदोलन करती है, विरोध करती है, और उसके बाद जनता अपना लोकतंत्र स्थापित करती है। तो देखो नेपाल में उठा आंदोलन का उद्देश्य पढ़ते हैं। नेपाल में उठे आंदोलन का उद्देश्य, नेपाल में उठे आंदोलन के उद्देश्य। तो देखो नेपाल में जो आंदोलन हुआ, पहले नेपाल में राजा का शासन था, बाद में आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद नेपाल में जनता का शासन स्थापित हुआ। तो देखो नेपाल में 1990 के दशक में, कब? 1990 के दशक में, नेपाल में 1990 के दशक में लोकतंत्र स्थापित हुआ। कब हुआ? 1990 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ। कब हुआ? 1990 के दशक में। और राजा को औपचारिक रूप से इस राज्य का प्रधान बना रहा। जो नेपाल का राजा था वो औपचारिक रूप से नेपाल का प्रधान बना रहा। किस रूप से? औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, जबकि वास्तविक शक्ति किसके पास थी? जनता के पास, यानी प्रधानमंत्री में निहित थी। राजा केवल क्या था? एक नाम मात्र का औपचारिक प्रधान बना रहा, परंतु उसकी वास्तविक सत्ता किसके हाथ में नियंत्रित होगी? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, या जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनके हाथ में सत्ता स्थानांतरित हो गई। अब देखो नेपाल का जो राजा था वीरेंद्र सिंह, नेपाल का राजा था वीरेंद्र सिंह। नेपाल का राजा वीरेंद्र सिंह देश का संवैधानिक नेता बनना स्वीकार कर लिया। नेपाल का जो राजा था, वहाँ का राजा वीरेंद्र सिंह को संवैधानिक प्रधान बनना उसको क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। परंतु एक रहस्यमय घटना के बाद, जब वहाँ के राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई, वहाँ की जनता ने राजा को संवैधानिक प्रधान चुनना स्वीकार कर लिया, लेकिन रहस्यमय तरीके से एक घटना घटित हो गई, और उस घटना में नेपाल का जो राजा था वीरेंद्र सिंह, उसकी हत्या हो गई। तो नेपाल में एक राजनीतिक संकट पैदा हो गया, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद में देश को चलाने के लिए कोई एक स्थायी शासक नहीं था, कोई नया नेता नहीं था।
तो एक राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया और उस राजनीतिक संकट को समाप्त करने के लिए नया राजा वीरेंद्र की जगह ज्ञानेंद्र सिंह इसकी हत्या हो गई। इसके बाद में कौन बना? ज्ञानेंद्र सिंह लोकतांत्रिक पद स्वीकार करने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये तो राजतंत्र स्वीकार कर रहा था, लोकतंत्र, और नेपाल की जनता ने इसे स्वीकार भी कर लिया। लेकिन इसकी हत्या के बाद ज्ञानेंद्र बना, जो वापस यहाँ पर राजतंत्र स्थापित करना चाहता था। क्या चाहता था? वापस राजनीतिक या राजतंत्र स्थापित करना चाहता था, यानी लोकतंत्र शासन को स्वीकार नहीं कर रहा था। क्या चाह रहा था? राजतंत्र स्थापित करना चाह रहा था। इसलिए फरवरी 2005 में, फरवरी 2005 में, कब? फरवरी 2005 में एसपी को उसके तत्कालीन प्रधानमंत्री अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। यानी कि वहाँ की जो पार्टी थी, वहाँ की जो सरकार थी ज्ञानेंद्र की, उसको क्या कर दिया? भंग कर दिया। और 2006 में, कब? 2006 में, अप्रैल 2006 में नेपाल में एक जन आंदोलन शुरू हो गया। किसके खिलाफ? ज्ञानेंद्र के खिलाफ, क्योंकि वहाँ के लोग लोकतंत्र को बहाल करना चाहते थे, लोकतंत्र की बहाली चाहते थे। क्या चाहते थे? लोकतंत्र की बहाली चाहते थे, और सत्ता की बागडोर राजा के हाथों से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना चाहते थे। क्योंकि यहाँ पर वीरेंद्र ने क्या स्वीकार कर लिया था? लोकतंत्र। लेकिन इसके हत्या के बाद ज्ञानेंद्र ने वापस राजतंत्र स्थापित कर दिया, और यहाँ पर 2005-06 में एक जन आंदोलन शुरू हो गया। जन आंदोलन शुरू होने का कारण क्या था? कि वहाँ की जो जनता थी वो वापस लोकतंत्र की बहाली चाहती थी। क्या चाहती थी? लोकतंत्र की बहाली चाहते थे, और सत्ता की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथ में सौंपना चाहते थे। आंदोलन के पीछे क्या है? देखो, पाठ का नाम अपना है जनसंघर्ष और आंदोलन। तो आंदोलन का उद्देश्य था कि जो राजा के हाथ में जो शासन की बागडोर थी, यहाँ से निकाल कर वापस क्या करना चाहते थे? वो लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। कौन? आंदोलनकारी। कौन? आंदोलनकारी। इस आंदोलन ने राजा को अपने उन आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य कर दिया, जिन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतंत्र सरकार को समाप्त कर दिया था। यानी कि जो इन्होंने नए नियम बनाए, जो नए कानून बनाए, उसको उन्हें पुनः निरस्त कर दिया, हटा दिया, और दोबारा लोकतांत्रिक नियमों को लागू कर दिया। अब देखो, इस तरह यहाँ पर एक आंदोलन चालू हो गया नेपाल में। अब देखते हैं किस तरह नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो देखो, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना। तो देखो, नेपाल में लोकतंत्र 1990 के दशक में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1990 के दशक में। किसमें? 1990 के दशक में कायम हुआ, और राजा वीरेंद्र ने संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार किया। किसने? राजा वीरेंद्र ने संवैधानिक राजतंत्र को क्या कर लिया? संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर लिया। अब राजा वीरेंद्र की हत्या के बाद राजा कौन बना? ज्ञानेंद्र। इसकी हत्या हो गई। हत्या के बाद ज्ञानेंद्र क्या बन गया? लोकतांत्रिक पद स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसकी हत्या के बाद इसका पुत्र या इसका जो वंशज रहेगा वो शासक बनेगा, और उसने लोकतंत्र को स्वीकार नहीं किया। राजा वीरेंद्र ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। राजा जो ज्ञानेंद्र था, उसने जो जनता द्वारा निर्वाचित जो सरकार थी उसको क्या कर दिया? भंग कर दिया। 2006 में जो आंदोलन चला, अब 2006 में क्या हुआ? यहाँ पर आंदोलन चला। अब 2006 में जो आंदोलन चला, उस आंदोलन का लक्ष्य था
कि शासन की बागडोर राजा के हाथों से लेकर दोबारा जनता के हाथों में देना। क्या करना था? जो शासन की जो बागडोर थी राजा के हाथों से लेकर, यानी कि इसके हाथों से लेकर कहाँ देना? जनता के हाथों में देना। किसके हाथों में देना? जनता के हाथों में। जो क्रांतिकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, उनका उद्देश्य था कि शासन की जो बागडोर थी राजा के हाथों से लेकर वापस जनता के हाथों में दोबारा देना। अब संसद की सबसे बड़ी पार्टी ने मिलकर 7 पार्टी अलायंस, एक गठबंधन बनाया। सेवन पार्टी अलायंस, एक गठबंधन बनाया। कहाँ की? नेपाल की संसद की जो राजनीतिक पार्टी थी उन्होंने मिलकर एक गठबंधन बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन बंद का ऐलान किया। कहाँ पर? नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। काठमांडू में एक 4 दिन का एक बंद का आह्वान किया, यानी कि जैसे भारत बंद होता है वैसे ही काठमांडू बंद का आह्वान किया, अल्टीमेट दे दिया। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेट दे दिया कि भाई तेरे को अपनी सत्ता छोड़नी है, वापस लोकतंत्र की बहाली करनी है। 24 अप्रैल 2006 24 अप्रैल 2006 को अल्टीमेट का अंतिम दिन था। 24 अप्रैल 2000 कब से दिया अल्टीमेट? 21 अप्रैल से। 21 अप्रैल को अल्टीमेट दिया, 24 अप्रैल अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगे मानने के लिए बाध्य हुआ। अब राजा दबाव में आकर जो तीनों मांगे थी वो मान ली। एएसपीए ने, जो वहाँ की संसद थी, एएसपीए ने गिरिजा प्रसाद कोराइला वहाँ का अंतिम जो सरकार बनी, गठित हुई, उसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और राजा की समस्त शक्तियाँ वापस ले ली गई। और इस संघर्ष को नेपाल का लोकतंत्र के लिए दूसरा संघर्ष कहा गया है। और इस तरह वहाँ पर नेपाल में पुनः लोकतांत्रिक शासन स्थापित हो गया। अब देखो, राजतंत्र से वापस लोकतंत्र आने में जनता ने क्या किया? आंदोलन किया, जन संघर्ष किया। जब जाकर लोकतंत्र में जन संघर्ष और आंदोलन होता है। किसी पाठ का नाम भी क्या है तुम्हारे? जन संघर्ष और आंदोलन। तो इसी के साथ ये बिंदु आज समाप्त होता है। इसके बाद अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।